नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि हमारा संधि उसके बाद वो वर्णमाला पूर्णता जो है खत्म हो चुका था। अब बचा था, हम सिलेबस डिवाइड कर चुके थे, शब्द को बता चुके थे, है ना। शब्द को बताए थे। इसमें आज हम देखेंगे शब्द। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं शब्द के, इसको आप देख लीजिएगा क्या है, उसके बाद फिर संज्ञा हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम शब्द को देखते हैं। देखिएगा यहाँ शब्द के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा यहाँ पे, यही तो बताए थे हम। कौन कौन सा? सार्थक, उसके बाद फिर क्या? निरर्थक। हो गए ना, ये दो हो गए। अब यहीं पर आप इसको तो फ्रेम बना ही लिए होंगे, जैसा कि हम पिछली क्लास में बताए थे आपको। यहां पर इसको इरेज करके आप लोग लिखिएगा, सीधे लिखना है। यहां पे देखिएगा शब्द के कौन कौन से हैं भेद। शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, देखिएगा शब्द के कितने भेद। यहाँ पर देखिएगा दो होते हैं, ठीक है। दो कितने होते हैं? दो। दो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? सार्थक है, सार्थक है। दूसरा कौन सा है? निरर्थक है ना, निरर्थक है। अब यहाँ फिर से हमको देखना है। देखिएगा यहाँ तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो, एक सार्थक एक निरर्थक। अब देखना है यहाँ पे हमको एक चीज यहाँ देख लेते हैं शुरू करने से पहले। भाषा का जो लिखित रूप होता है, भाषा का लिखित रूप आपको हम बताए थे पहले ही क्लास में। भाषा के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं, या भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी होती है? वर्ड या ध्वनि होती है, ठीक है ना। पूछा जाता है भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है? वर्ड या ध्वनि है। वो मौखिक होती है या लिखित होती है ना। अब देखना है हमको यहाँ पे वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम आपको बता चुके थे कि वर्णों के सार्थक समूह लिख लीजिएगा। वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम पद कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या और पद कह रहे हैं। यहाँ शब्द होगा, शब्द, सॉरी शब्द, ये शब्द है, पद कहां से हो जाएगा? शब्द, ठीक है ना। हम शब्द पढ़ा रहे हैं, शब्द होगा। अब यहाँ देखना है दोस्तों, देखिएगा शब्द की कितने भेद होते हैं। अब शब्द के मुख्यतः तो यहाँ बता चुके, लेकिन अब देखिएगा शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिएगा शब्द के, अब क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होगा। शब्द के कितने भेद, आपका क्वेश्चन यही बनेगा। शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? कुल मिलाकर के होते हैं दोस्तों यहाँ शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिएगा यहाँ पे शब्द के 5 भेद कौन कौन से हैं। ये संज्ञा हो गया, देखिएगा संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद क्रिया, क्रिया होगा। क्रिया के बाद फिर कौन सा होगा? ये चौथा हो गया, ये पांचवा, फिर अव्यय। अव्यय शब्द के कितने भेद पूछे जाएंगे आपको, आपसे क्वेश्चन जो प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाओं में, शब्द के कितने भेद कौन कौन से होता है? 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब हमारा जो अगला स्टेप है, देखिएगा यहाँ परंतु लगा दीजिएगा। परंतु प्रयोग के आधार पर, परंतु
प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिएगा, परंतु प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद? 8 भेद। अब इसी 8 को हमको यहाँ पे देखना है। वही होता है शब्द के कितने भेद, वही सार्थक शब्दों के कितने समूह होते हैं? 2 होते हैं, विकारी अविकारी। वही हमारा है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसा कि यहां देखिएगा, पहला कौन सा हो गया? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, उसके बाद तीसरा विशेषण, चौथा देखिएगा यहां पर होगा क्या? क्रिया। ठीक, 4 हो गया। अब 4 यहां हमको लिखना है। देखिएगा यहां 5वां होगा क्या? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। 6वां समुच्चय बोधक, समुच्चय, देखिएगा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। उसके बाद फिर विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, विस्मय बोधक। एक कौन सा हो गया? 7वां। एक कौन सा हो गया? 8वां। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिएगा, शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। उसके बाद परंतु प्रयोग के आधार पर अगर पूछा जाएगा, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं। कुल 8 होते हैं। देखिएगा कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उसके बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। कुल हो गए कितने? 8 हो गए। अब यहां हमको देखना है अगला जो है, देखिएगा शब्द के मुख्य 2 भेद होते हैं। हम आपको बता चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। शब्द के मुख्य, अगर मुख्यतः पूछा जाएगा तो 2 ही होते हैं। अगर सब ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन का रूप क्या है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन का जो है कम से कम कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। शब्द, उसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, उसकी भाषा को समझो, प्रकृति को समझो, तभी क्वेश्चन सही हो सकता है परीक्षाओं में। चूंकि देखिए शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, अगर दे देगा शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। वही शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। वही अगर परंतु प्रयोग के आधार पर पूछ लिया जाएगा, प्रयोग के आधार पर जब पूछा जाएगा शब्द के कितने भेद होते हैं? कुल 8 भेद होते हैं। और दोनों अविकारी और विकारी शब्दों को मिला करके हम कुल कितना जानते हैं? 8 प्रकार के। ये विकारी शब्द है, ये देखिएगा ये विकारी है। क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध, विस्मयादि क्या है? विकारी है। और वो अविकारी है। विकारी में कौन सा होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आपका विकारी है ना। अभी हम समझेंगे विकारी अविकारी किसे कहते हैं आगे। अब देखिएगा यहां पर सार्थक को देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम। जो हम उस दिन बताए थे आप लोगों को कि अभी यहां से जो हम ड्राफ्टिंग बनवाए हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता परीक्षाओं में, वही सब हम आज करवा रहे हैं इसका। तब हमारा क्या शुरू होगा? संज्ञा शुरू होगी। देखिएगा यहां पे क्या होगा? सार्थक को 5 आधारों पर बांटा गया है। सार्थक शब्द को देखिएगा, सार्थक शब्द को 5 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन सा है? देखिएगा, पहला हम क्या बताया था सब सार्थक शब्द में? देखिए यहां रूपांतरण के आधार पर, पहला क्या है? रूपांतरण के आधार पर
उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा यहां देखिएगा रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। उसके बाद तीसरा देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति भी मिलेगा, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद हम चौथा देखते हैं, देखिएगा यहां अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद फिर पांचवा हम देखेंगे प्रयोग अर्थ के आधार पर। 5 हो गए ना, 5 हो गए। देखिएगा यहाँ सार्थक शब्द को हम 5 आधारों पर बांट करके अध्ययन किए थे। वहां पे सार्थक देखिए रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर देखिए फिर से दिमाग में रख लीजिए, रूपांतरण के आधार पर 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी हम बता चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक, 4 हो गए। अविकारी कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 हो गए अविकारी, जिसको हम अव्यय भी कहते हैं। अब आएंगे हम, कौन सा है हमारा? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर दोस्तों हम बताए थे वहां ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है, 3 बताए थे। इसके पहले वाली क्लास में देख लीजिएगा आप लोग, एक बार फिर से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आपका। फिर देखना है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, उसमें हम देखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, 5 ठो देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम कितना देखेंगे? हम 3 देखेंगे, अभिधान, लक्षण और व्यंजना, शब्द शक्ति है। उसके बाद फिर हम प्रयोग अर्थ के आधार पर हम यहाँ देखे थे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है ना। इसको अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या यहाँ से बनेगा, और देखिएगा रूपांतरण के आधार पर हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं। अब यहाँ समाप्त हो चुका है, हमको अब देखना है रूपांतरण के आधार पर कितने होते हैं सार्थक शब्द के, कितने भेद? 2 भेद, विकारी और अविकारी। अब हमको इसमें से देखना है विकारी। विकारी हम किसे कहते हैं? विकारी हम किसे कहते हैं? विकारी वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिनका परिवर्तन हो, उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। 4 क्या हो गए? संज्ञा, सर्वनाम भी हो, उसके बाद कारक के आधार पर इनका क्या होता है? बंटवारा होता है, परिवर्तन होता है, इसमें जो है विभेदीकरण होता है। अब हमको देखना दोस्तों यहाँ पे इसकी हम परिभाषा एक बार लिखवा दे रहे हैं, देखिएगा विकारी शब्द लिख लीजिएगा, विकारी शब्द, हेडिंग डालिएगा विकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं, वह शब्द होते हैं जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक के आधार पर होता है ना, होता है। जैसे देखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद फिर क्रिया, इसी, ठीक है ना, हो गया। यही इसकी परिभाषा। वह शब्द क्या? विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर होते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है ना। अब हमको देखना है दोस्तों अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अब दूसरी हमारी परिभाषा जो होगी अविकारी शब्द, हेडिंग डालिएगा अविकारी, अविकारी शब्द, ये पहला हो गया।
ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब उसी के आधार पर है जिनका परिवर्तन, लिखिएगा जिनका परिवर्तन लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनका परिवर्तन लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 होते हैं। इसके पहले भी जैसे लिख लीजिएगा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, इनको चारों को लिख लीजिएगा जैसे अविकारी शब्द। अब हमको देखना है दोस्तों अगला जो है, अब हम आ जाएंगे अपने नए टॉपिक पर, जो हमारी अब यहां से शुरू होता है नया चैप्टर, क्या? संज्ञा। ठीक है ना, अब संज्ञा को यहां से हम शुरू करने का, देखिए अब पहले तो हमको जानना पड़ेगा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कहां से आई, संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा एक अविकारी शब्द है कि नहीं है? संज्ञा एक क्या है? अविकारी शब्द है। संज्ञा वो अविकारी है, संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। ठीक है ना, यहां देखिएगा जिससे किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु इत्यादि का क्या हो? बोध हो। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका क्या हो? भाव, वस्तु, स्थान के आधार पर बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा हो गया, दरिद्रता हो गया, लड़कपन हो गया, भारतीय हो गया, इलाहाबादी। ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए, क्या है? एक भाव निकल रहा है, एक जात निकल रही है, एक वस्तु का स्थान, एक स्थान का नाम, एक भाव, सुंदरता क्या है उसका? भाव। देखिएगा यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे इसको कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा देखिएगा, यहाँ हेडिंग डालिएगा, अब संज्ञा। संज्ञा, ठीक है ना। अब संज्ञा को हम देखते हैं, यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? देखिएगा, लिखिएगा इसकी परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी जाति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे क्या? सुंदरता। सुंदरता, यहाँ एक शब्द और लिख लीजिएगा, जात या भाव लिख लीजिएगा। भाव, जाति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, सुंदरता, पशु, पक्षी, मेज, कुर्सी। ठीक, अब देखिएगा यहाँ भाव, सुंदरता क्या है? सुंदरता में भाव निकल रहा ना, वह व्यक्ति सुंदर है, वह स्त्री क्या है? सुंदर है। उसके बाद पशु,
पशु में सारा समुदाय आ जाएगा। पशु में देखिएगा, उसमें भैंस, उसके बाद क्या हो जाएगा, जानवर, वो उसमें बकरी, गाय इत्यादि जो है आ जाएंगे पशु में। वहीं पक्षी में पक्षी में सारे पक्षी वर्ग आ जाएंगे। मेज में, मेज कैसी है, लकड़ी की है कि प्लास्टिक की है, किसकी है, ठीक है ना। उसका अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बोध हो पा रहा है बस कि मेज है। अब प्लास्टिक की है कि फर्नीचर है, लकड़ी की है, किसकी है, उसका हमको अभी तक पता नहीं है। अब जब उसके अंदर जाएंगे तो उसको पता मैं। देखिए कुर्सी, वही कुर्सी में भी भाव निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। अब जैसे स्थान स्थान में देखिएगा, जैसे यहां लिखिएगा इलाहाबादी, इलाहाबादी या प्रतापगढ़ी, प्रतापगढ़ी, ये क्या है, एक स्थान का बोध हो रहा है ना। यहां पर स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का। उसके बाद वस्तु क्या हो गया, मेज कुर्सी हो गया। जाति, जात में आ गया है पशु पक्षी में। अब देखिएगा इसमें जात कौन कौन से हैं, उसको हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे, अब संज्ञा के कितने रूप होते हैं, संज्ञा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां हम संज्ञा के कितने रूप होते हैं। क्या हम देखेंगे, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा में यहाँ मतभेद है, कुछ लोग अंग्रेजी के आधार पर बताते हैं, आपको बताएंगे। उसके बाद इसके आधार पर जो है कितना होते हैं। हिंदी में संज्ञा कितनी होती है, 3 होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उसके बाद भाववाचक, ठीक है ना। संज्ञा जो है हिंदी में कितनी होती है, लिखिएगा यहाँ पे। हिंदी में संज्ञा हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जबकि अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताते हैं या जानते हैं, ठीक। जिसमें आपका क्या हो जाएगा, एक होता है कौन सा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, एक कौन सा, समूहवाचक, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे, 3 के अलावा बताएंगे हम, जिसमें हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक अलग अलग पढ़ते हैं। हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, परंतु अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद को हम पढ़ते हैं वहां पे अंग्रेजी में, ठीक है ना। वहां जिसमें हम कौन कौन सा समूहवाचक और द्रव्यवाचक को देखते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे हिंदी में कितने पढ़ेंगे, हम 3 ही पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत 5 को हम यहीं पर जान लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 3 कौन होते हैं हिंदी में। पहला कौन सा है, जैसे
यहां लिख लीजिएगा जैसे, लिखने के बाद जैसे देखिएगा पहला कौन सा, जातिवाचक पहला हो गया, ठीक है ना, जातिवाचक। उसके बाद फिर दूसरा क्या होगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा होगा, भाववाचक, भाववाचक, ठीक है ना, भाववाचक। हम हिंदी में यही पढ़ते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक को। अब देखिएगा यहां पर जो है, अब किसके अंतर्गत जो है, जाति के अंतर्गत किसको हम समाहित कर दें, द्रव्य को, समूह को। भाव के अंतर्गत किसको हम समाहित कर दें, भाव को, इसको द्रव्यवाचक को या समूहवाचक को। अब देखिएगा यहाँ पे किसके अंतर्गत हम समाहित करेंगे इसको, भाववाचक के अंतर्गत। भाववाचक कहा गया, भाववाचक के अंतर्गत हम किसको देखेंगे, द्रव्यवाचक को, ठीक है ना, द्रव्यवाचक को हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं, हाँ, जातिवाचक में आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 5 हो गई। संज्ञाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। अब हम एक एक करके हम यहाँ जानेंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, उसके बाद फिर समूहवाचक, द्रव्यवाचक, उसके बाद फिर भाववाचक को। पांचों हम देखेंगे एक एक करके, उसको हम समझेंगे यहाँ। अब चलिए यहाँ हम हमारी जो अगली हेडिंग होगी, अब देखिएगा पहला डालिएगा यहाँ पे हेडिंग, कौन सा होगा, भाववाचक। हेडिंग डालिएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक डाल दीजिए, नहीं तो पहला हम लिख दे रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम यहाँ पांचों अलग अलग पढ़ेंगे, वहां तो समाहित करके देख लिए। हिंदी में जो माना जाता है तो 3 ही माना जाता है, वही अंग्रेजी में 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकारों को हम समझने का वहां प्रयास किए हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचकों का हम सम्मिलित करेंगे, ठीक है ना, तभी 5 हो जाएगा। अब यहाँ व्यक्तिवाचक की जो परिभाषा है, जिस भी, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस भी वस्तु का एक क्या हो, जिस भी वस्तु में या एक वस्तु में बोध होने का जो है क्या हो, संज्ञा प्रकट हो, या जिस भी वस्तु से एक वस्तु से होने का बोध प्रकट हो, जिस भी वस्तु से एक वस्तु का बोध होने का प्रकट हो। लिखिएगा इसकी परिभाषा, जिस भी वस्तु से एक वस्तु के होने का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे गंगा, यमुना, हिमालय, उसके बाद फिर यहाँ लिखिएगा प्रशांत महासागर, शांत महासागर, उसके बाद फिर हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। उसके बाद फिर देखिएगा अवधि लिख लीजिए, भोजपुरी लिख लीजिए,
अवधि, भोजपुरी इत्यादि। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ समझी गए, यही एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हम समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल लिखने से अच्छा है कि हम उसको समझ सकें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ, जिस भी वस्तु से एक वस्तु के, जिस भी परिभाषा क्या कहती है व्यक्तिवाचक, जिस भी वस्तु से एक वस्तु के होने का जहां बोध हो, क्या कहते हैं उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए गंगा, गंगा कई हैं, गंगा तो एक ही है ना। अब अगर नदियों में आती तो नदियों में तो गंगा यमुना तो है ही है, लेकिन गंगा, गंगा एक ही है, एक ही पर्सन है ना, एक ही है। यमुना क्या है, एक ही क्या है, एक ही नाम है यमुना का। और कोई यमुना है भारत में, एक ही यमुना है। यहाँ देखिए हिमालय, हिमालय जो है एक ही है, जो भारत के क्या है, उत्तरतम है। उसके बाद प्रशांत महासागर क्या है, प्रशांत महासागर क्या है, अकेला है कि नहीं है, अकेला। हिंद महासागर क्या है, एक ही है। अवधि क्या है, अवधि एक क्या है, बोली है। अवधि क्या है, एक बोली है, किसी क्षेत्र की, अवध क्षेत्र की क्या है, बोली है। भाषा का एक क्या है, रूप है ना। उसके बाद भोजपुरी, भोजपुरी क्या है, भोजपुरी एक बोली है ना, भोजपुरी एक बोली है। अब ये सब अलग अलग हैं, मतलब सब एक ही क्या है, एक ही का नाम है। चाहे अवधि हो, चाहे भोजपुरी हो, गंगा हो, यमुना हो, हिमालय हो, कुछ भी हो, उसमें क्या हो रहा है, देखिएगा हम, जिस भी वस्तु से एक वस्तु के होने का क्या हो, बोध प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब भोजपुरी दो थोड़ी है, अवधि थोड़ी दो है, गंगा थोड़ी दो है, यमुना थोड़ी है, एक ही वस्तु का क्या हो रहा है, यहाँ पर बोध हो रहा है। अब हम देखते हैं इसमें अगला जो है दूसरा नंबर, दूसरा हम डालेंगे हेडिंग यहाँ, जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, हेडिंग डालिएगा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह किसी वस्तु या व्यक्ति का, या लिखिएगा, या किसी वस्तु या व्यक्ति का, व्यक्ति के समूचे जाति का बोध कराए तो हम उसे जातिवाचक क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या है परिभाषा, यह किसी वस्तु या व्यक्ति के समूचे जाति का क्या कराए, बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहां पे लिखिएगा, जैसे 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 लिखिएगा, उपन्यास, कहानी, ठीक है ना, कहानी। उसके बाद फिर लिख लीजिएगा यहां मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य के बाद फिर लिख लीजिएगा पर्वत, पर्वत। उसके बाद फिर लिखिएगा, या शेर लिख लीजिएगा, शेर, हिरण, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिख लीजिए गणित, विज्ञान, विज्ञान, पुस्तक, पुस्तक। उसके बाद फिर लिख लीजिएगा यहाँ पे शिक्षक, शिक्षक। उसके बाद फिर मंत्री।
ठीक है। अब देखिएगा इसमें उपन्यास क्या है। देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की समुचित जाति क्या, उपन्यास किसका है, किसका नहीं है, किस लेखक का है, ठीक है ना। उसमें जो है हम कई उपन्यास पढ़ेंगे, कई प्रकार के पढ़ते हैं विधाओं में। यहाँ देखिए कहानी, कहानी कैसी है, कहानी किसकी है, ठीक है ना। अब देखिए कहानियों में कई प्रकार की कहानी होती है, कहानियों में कई प्रकार की कहानी होती है। वहीं मनुष्य में महिला पुरुष होता है, मनुष्य भी है। उसके बाद पर्वत, कई पर्वतों का कई नाम है। अब पर्वत जो है ये कि हिमालय क्या है, हिमालय भी पर्वत है। उसके बाद फिर जाएंगे वहां, जैसे वहां उत्तरी अमेरिका का रॉकी रेंज, उसके बाद ब्लू, एबनी, ग्रीन, ये सब क्या है, पर्वतों का क्या है, समूह है, नाम है, अलग अलग नाम है। अब देखिए यहाँ शेर, शेर क्या है, शेर भी क्या है, एक जातिवाचक है कि नहीं है शेर। अगर यहाँ देखिए शेर में चीता भी आ जाएगा, ठीक है ना, चीता भी, चीता यहां लिख सकते हो, जैसे में चीता भी लिख सकते हो जाएगा ना। उसके बाद हिरण की प्रजाति, मृग की प्रजाति। उसके बाद गणित में क्या है, रेखा गणित है, बीज गणित है कि अंक गणित है, क्या है। उसके बाद विज्ञान में रसायन है, भौतिकी है कि उसके बाद फिर जीव है। यहाँ पुस्तक कोई भी हो सकती है। पुस्तक में अब हिंदी की है, संस्कृत की है कि उर्दू की है कि अंग्रेजी की है, किसकी है। अब शिक्षक में देखिएगा, अब शिक्षक में देखिए कई शिक्षक वर्ग होते हैं। एक प्राइमरी का भी टीचर होता है, उसके बाद एक प्रोफेसर वर्ग आता है ना, एक प्रोफेसर वर्ग आता है। और उसके बाद फिर एक पीएचडी करने के बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, फला फला लगा देते हैं। उसके बाद मंत्री में एक राज्य मंत्री होता है, एक क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री, ठीक है ना, राज्य स्तर का मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है ना, इत्यादि कर लीजिएगा। अब जातिवाचक संज्ञा यहाँ क्या होती है, हमारी खत्म होती है। अब अगला बचता है तीसरा नंबर क्या है, देखिएगा भाववाचक संज्ञा। हम समझ लेंगे, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को ले लेते हैं। कुल मिला करके कितने हैं, 5 ही हैं, 2 हो चुके हैं, 3 और देख लीजिए। इसमें भाववाचक संज्ञा हेडिंग डालिएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिएगा यहां वस्तुओं में निहित भाव, देखिएगा एक वस्तुओं में निहित भाव, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एक और परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पे, अथवा यहाँ पर लिख लीजिए, अथवा करके लिखिएगा। संज्ञा तथा विशेषण, संज्ञा तथा विशेषण के रूप तथा गुण, संज्ञा तथा विशेषण के रूप तथा गुण का बोध जहां हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा जैसे, ये दोनों परिभाषाएं लिख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा किसे, वस्तुओं में निहित भाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही लाइन में वस्तुओं में जो निहित भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा या विशेषण के रूप तथा गुण का जहां पर बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिएगा सुंदरता, बुढ़ापा, देखिए
सुंदरता, बुढ़ापा, दरिद्रता। उसके बाद फिर लिखिएगा लड़कपन, दया, क्रोध, लड़कपन, दया, क्रोध। उसके बाद फिर मित्रता, मित्रता। फिर लिखिएगा गर्मी, गर्मी, सर्दी। उसके बाद फिर लिख लीजिए कठोरता, कठोरता। उसके बाद फिर लिख लीजिएगा मिठास, मिठास, ममता इत्यादि। किसी का लीजिएगा इत्यादि। सुंदरता, बुढ़ापा, दरिद्रता, लड़कपन, दया, क्रोध, मित्रता, गर्मी, सर्दी, कठोरता, मिठास और ममता। क्या है इसमें भाव निकल रहा है ना। सुंदरता में भाव निकल रहा है, बुढ़ापा जवान है, बुढ़ापा है ना, वृद्ध है। अब देखिए यहाँ दरिद्रता, दरिद्रता, दरिद्रता मतलब क्या, अकिंचन मतलब कि गरीब, एकदम निर्धन व्यक्ति। उसके बाद लड़कपन, लड़कपन में भी क्या निकल रहा है, लड़कपन है। कहते नहीं है कोई भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे अभी हम ही से हो जाए, हमारे माता पिता क्या कहें, अभी लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी नहीं समझदारी है ना। यहाँ दया, दया क्या हो, दया देखिए। उसके बाद भाव निकल रहा है दया में भी, क्रोध में भाव निकल रहा है। मित्रता, मित्रता, मित्रता में देखिए अगर इसमें कटुता आ जाए तभी समझ लीजिए कि भाव निकलेगा ना, जब कटुता आ जाएगा तब भी भाव निकलेगा। यहाँ गर्मी, गर्मी, गर्मी कितनी है, कितनी नहीं, क्या है इसमें भाव निकल रहा है। सर्दी है, भाव है। कठोरता में क्या है, नर्म है, नरम है, कठोर है या सरल है। उसके बाद मिठास, ममता, देखिए मीठा है, तीखा है। उसके बाद ममता, मोह हो गया। अब देखिएगा यहाँ अगला जो है हमारा दोस्तों, जो अगला नंबर है द्रव्यवाचक, हम संज्ञा को देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, अगली हेडिंग डालिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा जो है पूर्णतः आज हम खत्म कर दें, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा हो गया, चौथा नंबर होगा ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखिएगा लिखिएगा यहाँ वस्तुओं की माप तौल, वस्तुओं की माप तौल कराने वाली संज्ञा, कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे, जैसे लिखिएगा, जैसे, जैसे, जैसे हम देखते हैं क्या, देखिए यहां पर लोहा हो गया, द्रव्यवाचक है नहीं है, लोहा है, सोना है, दूध है, दही है, उसके बाद घी है, तेल है, etc। ठीक है ना। लोहा, सोना, दूध, दही, घी, तेल क्या है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है। पूछा जाएगा दूध कैसा है, कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, पूछ लीजिएगा, यहीं से एक शब्द उठा के पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके बाद तेजाब भी क्या होगा, तेजाब हो गया, मट्ठा हो गया, तेजाब हो गया, मट्ठा इत्यादि। जहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां पर द्रव हो, द्रव अवस्था में जो भी चीजें हो, जैसे देख लीजिए दही क्या है, द्रव्य अवस्था में है ना, दही हो गया। उसके बाद दूध है ना, लोहा है, सोना है, क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, ये समूह है। ये द्रव्यवाचक क्या कहलाएंगे, संज्ञाएं कहलाएंगी। वही देखिएगा अगला क्या है, अगले में पांचवा क्या है, समूहवाचक, समूहवाचक
संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखिएगा दोस्तों, वस्तुओं तथा व्यक्तियों के समूह को व्यक्त करने वाली संज्ञा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को व्यक्त करने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे में गुच्छा, उसके बाद हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, भीड़, टोली, दलपुंज, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ बाजार, श्रृंखला, झुंड, बाजार, श्रृंखला, झुंड। ठीक है ना। उसके बाद फिर लिख लीजिए दल, सभा। उसके बाद एक और शब्द है इसमें, घौद। क्या है? घौद है आम की घौद, है ना। अब देखिएगा इसमें, जहां पर वस्तुओं व्यक्तियों को व्यक्त कराने वाली संज्ञा जहां पर आए, वहां पर कौन सी संज्ञा होंगी? समूहवाचक संज्ञाएं होंगी। जैसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा क्या है? समूह में है अंगूर ना, एक गुच्छे में कई अंगूर के दाने होते हैं। वहीं भीड़ कैसी है? भीड़ में काफी लोग हो जाएंगे। उसके बाद टोली में भी कई लोग चलेंगे। दलपुंज में दल बना करके, एक समूह बना करके। उसके बाद बाजार में एक लोग बाजार लगे कि नहीं, बाजारों में जो है हजारों लोग रहते हैं। यहाँ श्रृंखलाओं में भी, श्रृंखला अपने आप में वैसे ही बहुवचन है। उसके बाद झुंड में भी एक बहुवचन प्रतीत हो रहा है, नहीं हो रहा है, समूह है ना। उसके बाद दल में क्या है? समूह है। सभा, घौद में अब देखिएगा, पांच आम की हो गई, 4 आम की हो गई, लेकिन घौद में क्या होते हैं? कई आम के क्या होते हैं? समूह होते हैं, है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारा जो है संज्ञा पूर्ण रूप से खत्म होती है। अब संज्ञा को हम देख चुके हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा में हिंदी के कितने भेद होते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कुल मिलाकर के हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, अंग्रेजी में 5 होते हैं। जिसमें हम अंग्रेजी में कौन कौन से अलग से जानते हैं? समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जानते हैं, इन दोनों को, है ना। उसके बाद फिर कौन कौन से हम बताए, पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक पढ़े, फिर द्रव्यवाचक, वो भाववाचक पढ़े, है ना, वो भाववाचक पढ़े। उसके बाद जातिवाचक के बाद फिर किसको पढ़े हैं हम यहाँ पर? समूहवाचक को, ठीक है ना, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है ना। इन 5 को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों, अब अगला जो होगा संज्ञा के बाद शुरू होता है, इसी में अभी हमको बीच में देखना है संज्ञा के 3 विकारी रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको हम कल देखेंगे, कल की क्लास में। यहां से एक क्वेश्चन आता है, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं, संज्ञा से क्वेश्चन बनता ही बनता है। संज्ञा का रूप ही पूछ लेगा, संज्ञा का भेद पूछ लेगा, या शब्द के कितने रूप होते हैं, शब्द के जो है सार्थक समूह के कितने शब्द होते हैं, ठीक है ना, सार्थक समूह के आधार पर शब्द के कितने भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन कई प्रकार से यहाँ से पूछा जा सकता है, जो हम आपको बता चुके हैं, कैसे किन किन बेस में जो है क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं, यहाँ से उसको हम सारे क्वेश्चनों को देख चुके हैं। क्रम बाय क्रम करके अच्छे से संज्ञाओं को पढ़ लीजिएगा, संज्ञा से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्योंकि संज्ञा में देखिए दोस्त, संज्ञा में जो मेन होती है, संज्ञा में अगर हमको परिभाषा याद है तो संज्ञा जो है आसान हो जाती है।
जब संज्ञा का हमको ज्ञान नहीं है, उसकी परिभाषा का ज्ञान नहीं है, तो संज्ञा जो है क्या है, तो टफ होने लगती है। अब संज्ञा का जो भी हम लिखवाए यहाँ पर पांचों संज्ञाओं का जो इसमें हम परिभाषा लिखा है, एक सरल शब्दों में लिखाने का प्रयास किए, किताबी भाषा का यहाँ हम प्रयोग नहीं किए हैं, ताकि आपको आसानी से क्या हो सके, समझ सके आप लोग। चलिए फिर हम उसको संज्ञा को तीन विकारी रूप में हम देखेंगे कल, लिंग, वचन और कारक को। यहाँ पर संज्ञा के कितने विकारी रूप में, विकारी रूप में जब हम इन्हें यहाँ देखेंगे तो इसके तीन होते हैं, लिंग, वचन, उसके बाद कारक। ठीक है ना, इसको हम कल अगली क्लास में जो है देखेंगे, है ना, समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, फिर यहीं पर हमारा जो है सेशन समाप्त होता है। उसके बाद जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा लिंग का होगा। लिंग निर्धारण हम करेंगे, आप भी लोग बताइएगा लिंग निर्धारण करवाना हो। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद वचन का, वचन के बाद फिर कारक को अच्छे कायदे से हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप लोग इस क्लास को जहां तक पहुंचा सके दोस्तों पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों तक। उसके बाद सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी कहीं पर पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। अब जितना हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, जितने व्याकरण पोर्शन में हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में, उतना हम आपको गारंटी लेते हैं, उतना हम पूरा पढ़ाएंगे। वीडियो री एग्जाम तक हमारा लक्ष्य यही है कि वीडियो री एग्जाम तक हम इसको अच्छे कायदे से समाप्त कर देंगे। ठीक ना, उसके बाद चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे जिसका भी जहां भी हिंदी की प्रयोगिता है वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिएगा फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।